गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के अंदर। सभी स्टूडेंट्स एक बार वाई टाइप करके मुझे कंफर्म कर देंगे क्या आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है एक बार वाई टाइप करके मुझे बता देंगे। देन टॉपिक हमारा सेम कल वाला ही रहने वाला है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ पैडी, यानी राइस के बारे में हम उसकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आकृति शर्मा, ओके डन है। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए अपने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कल हमने जो है आपका बेसिक चीजें पढ़ ली थी, लाइक इसके बोटनी के बारे में कल हमने पढ़ लिया था। देन बोटनी के अलावा जो है आपका जो स्पीसीज इसकी थी वो भी हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमने देख लिया था, एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बारे में जान चुके थे। देन सोइंग टाइम, वेराइटी वगैरह जो है वो हमने यहाँ पर बात कर ली थी। ठीक है, और हम बात करते सिस्टम ऑफ राइस के बारे में। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? सिस्टम ऑफ राइस प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, सिस्टम ऑफ राइस प्रोडक्शन। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस या फिर कह सकते हो आप पैडी प्रोडक्शन, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो कितने सिस्टम ऑफ राइस प्रोडक्शन मैंने आपको बताए थे, कोई बता सकता है कितने जो है मैंने सिस्टम ऑफ राइस प्रोडक्शन आपको बताए थे कल? नीतीश कुमार जो है, गुड आफ्टरनून, है ना। तो बताओ यहाँ पर जो है मैंने आपको 3 सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिव सिस्टम ऑफ राइस बताए थे, यानी कि धान को हम 3 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये, 3 सिस्टम मैंने आपको बताए थे, बहुत बढ़िया। सबसे पहला था आपका ड्राई सिस्टम। सबसे पहला कौन सा था? ड्राई सिस्टम था, या जिसी को हम क्या कहते हैं, ड्राई सिस्टम। ठीक है, लिख लेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहला आपका था ड्राई सिस्टम, या इसी को हम क्या कहते हैं, अपलैंड राइस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अपलैंड राइस भी बोला जाता है, या इसी को आपका क्या कहा जाता है, रेन फेड राइस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रेन फेड सिस्टम भी आपका इसे बोल देते हैं ना, रेन फेड सिस्टम भी इसे जो है आपका बोल दिया जाता है ना। ये आपका था। दूसरा जो था वो जनरली कौन सा था? सेमी ड्राई सिस्टम। ठीक है, दूसरा कौन सा था? सेमी ड्राई सिस्टम के बारे में जो है हमने पढ़ा था। यानी ये जो आपके सिस्टम जो थे हमने क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। सेमी ड्राई सिस्टम के अंदर क्या था, यानी स्टार्टिंग में लगभग जो है 1.5 से 2 महीने तक फसल को जनरली पानी नहीं मिलता है, क्योंकि प्री मानसून का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद बारिश होती है, फिर खेत के अंदर क्या है, पानी आपका भर जाता है। तो ये आपका था सेमी ड्राई सिस्टम। देन तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो वो आपका था वेट सिस्टम। तीसरा कौन सा था? वेट सिस्टम। अगर वेट सिस्टम की मैं बात करता हूं तो वेट सिस्टम को ही हम किस नाम से जानते हैं? लो लैंड राइस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लो लैंड राइस के नाम से भी जानते हैं। यानी ये वो खेती प्रणाली है जो कि ज्यादातर इस्तेमाल में ली जाती है, जिसमें खेत में पानी भर के ही क्या है, चाहे पौध तैयार करने की बात हो या किसी की बात हो, पहले खेत में क्या है, पानी भरा जाता है। जो ड्राई सिस्टम है या सेमी ड्राई सिस्टम है, इन दोनों में ही हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सीड को ग्रो करते हैं। यानी खेत में जो आपका होता है उसको तैयार किया जाता है और डायरेक्ट क्या है, उसके अंदर बीज की बुआई की जाती है। लेकिन वेट सिस्टम जो होता है, इसके अंदर जो है आपके यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले जो है आपकी सीडलिंग तैयार की जाती है। यानी सीडलिंग तैयार करते हैं, यानी पहले हम क्या करते हैं, इसकी नर्सरी ग्रो करते हैं। आप क्या कहोगे? नर्सरी ग्रो की जाती है, यानी पहले इसकी जो है नर्सरी तैयार की जाती है। उसके बाद जो है आपकी क्या की जाती है, खेत में ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। क्या हम करते हैं उसके बाद? खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। जैसे आप लोग एग्रीकल्चर या फार्मिंग बैकग्राउंड से होंगे, आप लोगों ने देखा होगा धान की खेती अगर जो मैं बात करता हूँ, तो पहले हम क्या करते हैं, उसकी मतलब कि नर्सरी पौध तैयार करते हैं, छोटे छोटे पौधे जो है उसके बनाए जाते हैं, फिर उसको उखाड़ कर जो है मेन खेत में लगाया जाता है, यानी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रोपाई कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? रोपाई कहते हैं। तो ये क्या है, पहले आपकी रोपाई जो है आपकी बाद में की जाती है, उससे पहले क्या है, पौध तैयार की जाती है। ठीक है, धान की जो है पौध तैयार जो है हम करते हैं। आई होप सभी को पता होगा, आइडिया है ना सभी स्टूडेंट्स को। तो हमारे ये दोनों कंप्लीट हो चुके थे। ये वेट सिस्टम या लोलैंड राइस वाला जो हमारा बचा था, इसको हमें कवर करना है। तो चलिए देखो, देखिए यहाँ पर आपका सब आ जाता है वेट सिस्टम या लोलैंड या ट्रांसप्लांटेड राइस भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेड राइस भी कहते हैं, क्योंकि हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इसको हम जनरली इस्तेमाल में जो है ज्यादातर इस्तेमाल में इंडिया के अंदर यही लिया जाता है। इसमें किया जाता है, तो पहले खेत को जो है तैयार करते हैं। खेत को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी नॉर्मली जो जुताई करनी होती है वो जुताई करते हैं।
उसके बाद खेत में पानी भर दिया जाता है और खड़े पानी में यानी पानी भरकर क्या है उस पानी के अंदर यानी कि पानी भरा खड़ा है खेत में और फिर क्या हम ट्रैक्टर चलाते हैं जिसे हम कहते हैं पडलिंग। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पडलिंग करके क्या है उस खेत को जो है तैयार किया जाता है। लेकिन आपका खेत जो बीज की बुआई है वो सीधी आपकी खेत के अंदर नहीं की जाती है। उससे पहले हम क्या करते हैं नर्सरी तैयार करते हैं यानी पौधे की जो धान है उसकी नर्सरी तैयार की जाती है। बात समझे कि नहीं समझे। अब नर्सरी जो तैयार की जाती है उसके यहाँ पर 3 मेथड हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यानी 3 तरीके से नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है वेट वेड नर्सरी। वेट का मतलब पानी हो गया, वेड नर्सरी का मतलब यहाँ पर आपके क्या है बेड बनाए जाते हैं, उस पे क्या है नर्सरी तैयार की जाती है। देखो यहाँ पर इसके अंदर होता क्या है। वेट बेड नर्सरी की बात अगर मैं करता हूं तो ये आप देख रहे हैं ये आपका वेट बेड नर्सरी जो है कहलाती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं इस तरीके से आपके बेड बनाते हैं। उसमें जो पानी भरा जाता है, पानी और मिट्टी को क्या है बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, मिक्स करने के बाद ये जो देख रहे हैं आप इस महिला के हाथ में ये सीड है, धान के बीज है। उन धान के बीजों की क्या कर दी जाती है बुआई कर दी जाती है। ये जर्मिनेटेड होते हैं यानी इनमें क्या हल्का सा अंकुरण होता है। जैसे आप लोग अगर खाते होंगे सुबह सुबह जर्मिनेटेड मूंग की दाल वगैरह खाते होंगे ना प्रोटीन वगैरह लेने के लिए, जो जिम वगैरह अगर आप में से कोई जाता है या डाइट वगैरह लेता होगा तो उसे पता होगा है ना जर्मिनेटेड जो है सीड्स हम खाते हैं। तो उसी तरीके से ये हल्के से जर्मिनेटेड होते हैं, उनकी हम बुआई कर देते हैं। या जर्मिनेटेड नहीं भी होते तो वाटर सोक्ड होते हैं यानी पानी में भिगो के रखते हैं और उसके बाद क्या उनको खेत के अंदर बो दिया जाता है। बोने के बाद क्या इस पानी को जो है 2 से 3 दिन के लिए या फिर लगभग कह लीजिए 1 हफ्ते के लिए क्या कर देते हैं इस पानी को निकाल देते हैं ताकि क्या सीड आपका अच्छे से जर्मिनेट हो सके। जर्मिनेट हो जाता है उसके बाद क्या है खेत में फिर से पानी को भर यानी कि जो नर्सरी होती है नर्सरी वाला एरिया है वहां पर फिर से क्या है पानी को भर दिया जाता है और इस तरीके से क्या आपकी पौध तैयार हो जाती है। फिर उसको उखाड़ कर मेन फील्ड के अंदर जो है लगा देते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम जो है आपकी वेट वेड नर्सरी जो है तैयार की जाती है। जो वेटवेड नर्सरी है या फिर जनरल अगर मैं बात करता हूँ नर्सरी को जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जो हमने नर्सरी उगाई है तो कितने एरिया में हम नर्सरी उगाए या पौध उगाए कि 1 हेक्टेयर एरिया के लिए हो जाए, तो लगभग जो है आपका 800 मीटर स्क्वायर, 800 से आप लिख सकते हैं 1000 मीटर स्क्वायर एरिया का जो है नर्सरी एरिया क्या है यहाँ पर आपका लिया जाता है। 800 से 1000 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया आपका लिया जाता है फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया। ठीक है, फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया, ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया यानी 1 हेक्टेयर एरिया को ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें क्या है जनरली आपका एक तरीके से कह लीजिए लगभग आपका 800 से 1000 मीटर स्क्वायर एरिया की क्या है जरूरत होती है। इस टाइम हो रहा है। ओम चौहान बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है आपकी। अगर आप लोग इस चीज को प्रैक्टिकली या रियल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको चीजें भी यहाँ पर अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अभी प्रेजेंट में क्या है आपकी पौध तैयार हो चुकी होगी या हो रही होगी। तो हम वेट बेड नर्सरी के अंदर क्या करते हैं क्यारी बनाते हैं। उस क्यारी के अंदर पानी भरने के बाद उसको क्या अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है पानी और मिट्टी को। तो जनरली क्या है आपका उसके बाद उसमें बीज को बो दिया जाता है, फिर पानी को निकाल देते हैं, बीज का अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद ऐसी पौध तैयार हो जाती है, फिर उसको मेन फील्ड के अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका वेट बेड नर्सरी जो होती है इसके अंदर एरिया कितना चाहिए होता है 800 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए होता है। ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है बट आपको वो एक रेंज लेके चलनी है, 800 से 1000 मीटर स्क्वायर एरिया आपको वहां पर लेकर चलना है। ठीक है, इतने एरिया को जनरली हम क्या करते हैं तैयार करते हैं यानी नर्सरी उगाने के लिए इतना एरिया इस्तेमाल में लेते हैं। अब सीड की बात कि कितना बीज चाहिए होगा, तो जैसे फाइन वेराइटीज है यानी ऐसे जो है वेराइटीज या प्रजातियां जिनका बीज क्या है छोटा है महीन है, तो उसके लिए हम 30 केजी पर हेक्टेयर यहाँ पर सीड लेते हैं। अगर मीडियम साइज वाला सीड है तो उसके लिए 40 केजी पर हेक्टेयर लेते हैं। अगर मोटा वाला है तो उसके लिए 50 केजी पर हेक्टेयर क्या है आपका सीड रेट लिया जाता है। लेने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं आपका जो है उस फील्ड के अंदर बो देते हैं, लेकिन उससे पहले उसके अंदर फर्टिलाइजर वगैरह खाद वगैरह डालनी है। तो खाद किस हिसाब से डाली जाती है ध्यान देंगे यहाँ पर, यानी आपका लगभग जो है इनकॉर्पोरेटेड 1 टन ऑफ FYM कंपोस्ट, यानी कि लगभग जो है आपका 1 टन FYM या कंपोस्ट जो होती है उसको हम नर्सरी वाले एरिया में डाल देते हैं जो एक आपका 800 मीटर स्क्वायर एरिया है उसमें।
ठीक है। उसके बाद क्या आपका एनपीके की बात करते हैं तो 1:0.5 kg एनपीके यहाँ पर डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने 1 kg नाइट्रोजन ली है तो हाफ kg फॉस्फोरस, हाफ kg पोटेशियम क्या है हम खेत के अंदर यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये कितना है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर 8 मीटर स्क्वायर एरिया की 800 मीटर स्क्वायर एरिया की बात करते हैं तो यानी 8 ये आ जाएगा, देन आपका 4 ये आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो 8 केजी आपका नाइट्रोजन, 4 केजी फॉस्फोरस, 4 केजी पोटेशियम, इस हिसाब से क्या है ये आपका 800 मीटर स्क्वायर एरिया का बन जाएगा। नेक्स्ट बाकी जो है अगर मैं बात करता हूँ बिफोर फाइनल पडलिंग, पडलिंग से पहले क्या हम इसको खेत के अंदर डाल देते हैं। देन टॉप ड्रेसिंग यहाँ पर करते हैं, 1 केजी नाइट्रोजन जो है पर मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से क्या है यहाँ पर टॉप ड्रेसिंग की जाती है, यानी जब नर्सरी आपकी ग्रो हो जाती है उसके बाद जो है आपकी डाली जाती है। वाटर मैनेजमेंट की बात करें, यानी कि आपकी बात की जाए कि पानी को कैसे मैनेज करना है, हमने बीज की बुआई कर दिया, पानी को कैसे मैनेज करना है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, पानी को निकाल दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे ड्रेन द बेड 18 to 24 आवर्स आफ्टर सोइंग स्प्रूटेड सीड्स, यानी जनरली क्या है आपका बुआई करने के लगभग 18 से 24 घंटे के बाद क्या है उससे पानी को हम निकाल देते हैं। कीप द सोइल सैचुरेटेड फ्रॉम 3 to 5 डेज, और इस तरीके से क्या है आपका मिट्टी को गीला रखते हैं, है ना, लेकिन पानी खड़ा नहीं रखते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, यानी जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से क्या है गीली है, और उसमें क्या है 3 से 5 दिन तक इस तरीके से रखा जाता है ताकि क्या है वो सीड आपके अच्छे से ग्रो हो सके। देन उसके बाद क्या है उसके अंदर 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक पानी जो है भर दिया जाता है उस नर्सरी वाले एरिया में, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक पानी क्या आपका भर दिया जाता है। देन उसके अंदर अगर खरपतवार उगे हुए हैं तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर ब्यूटाक्लोर, ये आपका एक हर्बिसाइड है, या फिर एनिलोफोस ये हर्बिसाइड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं पुलिंग, यानी कि उसके बाद क्या नर्सरी आपकी तैयार हो जाती है, लगभग आपकी तैयार लगभग 4 से 5 लीफ, यानी जब क्या आपका जो धान का पौधा है इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें 4 से 5 पत्ते होते हैं, उस समय लगभग आपका ये जो है 21 दिनों बाद इस तरीके का देखने को मिलता है, यानी बुआई के लगभग 21 दिनों बाद, डेज आफ्टर सोइंग क्या है ये कंडीशन आपकी आ जाती है। और फिर हम क्या करते हैं उसको उखाड़ते हैं पौध को, और मेन फील्ड में क्या है उसको लगा दिया जाता है। तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर वेट जो है आपका नर्सरी, यानी वेट नर्सरी हम किस तरीके से ग्रो करते हैं वो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ड्राई बेड नर्सरी, यानी ड्राई बेड कैसे आपका तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो ड्राई बेड नर्सरी आपकी किस तरीके से तैयार की जाती है, ये तो आपकी वेट बेड नर्सरी होगी। अब ड्राई बेड नर्सरी की बात करते हैं, यानी ड्राई मतलब सूखा, यानी पानी वहां पर भरते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने रेज्ड बेड यहाँ पर क्या किए तैयार किए, यहाँ पर क्या किया जाता है अगेन वही आपके रेज्ड बेड जो है यहाँ पर ग्रो तैयार किए जाते हैं। रेज्ड बेड का मतलब क्या है, यानी उठे हुए जो बेड होते हैं वो आपके बनाए जाते हैं। रेज्ड बेड आप देख रहे हो, इन रेज्ड बेड पे क्या की जाती है आपकी सोइंग की जाती है, यानी कि सीड की बुआई की जाती है। आप देखेंगे ये मिट्टी आपकी यहाँ पर उठी हुई है और इधर आपकी क्या है नालियां बनी हुई है। तो ये रेज्ड बेड क्या है आपके बनाए जाते हैं और उसपे क्या है बीज को बोया जाता है और आपकी पौध तैयार की जाती है। जब पौध तैयार हो जाती है अगेन उसको उखाड़ते हैं और उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ड्राई बेड नर्सरी कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे बेड सेटअप जो है रेज्ड बेड मेजरिंग, यानी 5 से 8 मीटर लंबे होते हैं, 1 से 2 मीटर क्या है आपके चौड़े रखे जाते हैं। ये माप याद रखना, ठीक है, 5 से 8 मीटर लंबे रखते हैं, 1 से 2 मीटर क्या है आपके चौड़े रखते हैं, सॉरी 1.2 मीटर क्या है आपकी चौड़ाई रखी जाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि लंबाई तो चलो ठीक है हमने 5 से 8 मीटर रख दी, लेकिन चौड़ाई हम इतनी ही क्यों रखते हैं। देखो जो आपका नर्सरी बेड होते हैं उनकी चौड़ाई 1.2 मीटर से लेके आपकी 1.5 मीटर तक होती है, यानी 1.5 मीटर तक रखी जाती है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों करते हैं भाई? 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक ही बेड की चौड़ाई क्यों रखी जाती है? लंबाई ठीक है, लंबाई तुम जितनी मर्जी कर लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम जितने मर्जी लंबाई लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन चौड़ाई लगभग 1.2 से लेके 1.5 मीटर तक ही रखी जाती है। रीजन क्या है इसका? रीजन देखो मैं बताता हूँ क्या रीजन है इसका। रीजन ये है, जैसे मान लीजिए ये धान की पौध आपने लगा दी, अब मान लो अगर आप इस बेड को चौड़ा कर देते है ना,
और खरपतवार का पौधा यहाँ पर बीच में उगा हुआ होता, तो तुम कैसे उखाड़ते? तुमको इस बेड के अंदर बढ़ना पड़ता, तो उससे क्या होती? पौध खराब होती। अब तुमने क्या किया है, इस बेड की जो चौड़ाई है, यानी इस बेड की चौड़ाई तुमने यहाँ पर कितनी रखी है? 1.2 मीटर से लेके 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर तुमने इसकी चौड़ाई रखी है। तो तुम यहाँ पर ये जो नाली देख रहे हो, यहाँ पर बैठोगे और यहाँ पर अपने हाथ से यहाँ तक के खरपतवार को उखाड़ दोगे। फिर अगर इधर बैठोगे तो यहाँ से इधर के खरपतवारों को उखाड़ दोगे। यानी इससे क्या है, आपका इस चौड़ाई से आप क्या कर सकते हो? आसानी से वीड मैनेजमेंट कर सकते हो। यानी इससे जनरली आपका चौड़ाई इतनी क्यों रखी जाती है? इससे आप क्या कर सकते हैं? वीड मैनेजमेंट, यानी खरपतवारों का प्रबंधन जो है आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा, जब पानी लगाया जाता है तो पानी इतना नहीं लगाते कि आपका फसल डूब जाए, पानी सिर्फ इतना लगाया जाता है कि नालियों में पानी जो है भरा जाता है। अब होता क्या है, पानी लगाने के बाद ये जो आपका पानी है वो जनरली क्या है, मिट्टी की निचली सतह से इनके अंदर जाता है। अगर आपने क्या किया, चौड़ाई ज्यादा कर दी, तो वो पानी जो है, ये आपका जो बीच वाला बेड है वो आपका गीला नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी आपका नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या किया जाता है, जो आपकी चौड़ाई है, विड्थ है, वो 1.2 से 1.5 मीटर तक जो है रखी जाती है ना, खरपतवार को हटाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर भी देखो, आपका अगर क्या है, जनरली मान लीजिए सैंडी सोइल हुई, अगर कैसी मिट्टी हुई, हल्की सी सैंडी सोइल है, यानी जिसके अंदर रेत की मात्रा ज्यादा है, सैंडी सोइल है, तो उस केस के अंदर जनरली क्या हम 1.5 मीटर जो है चौड़ाई रखते हैं। अगर क्या है, क्लेई सोइल है, यानी चिकनी मिट्टी है, तो उस केस के अंदर क्या 1.2 मीटर रखी जाती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी आपका पास बहुत देरी से होता है। चिकनी मिट्टी में एक जगह से दूसरी जगह पानी जाने में समय लगता है, लेकिन रेतीली मिट्टी में एकदम से पानी चला जाता है। तो धान आपका होता ही चिकनी मिट्टी में, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, 1.2 मीटर आपकी चौड़ाई रखी गई है। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्यों रखा है इसको? तो इसको याद रखना। अब यहाँ पर देखो, 30 सेंटीमीटर हाइट, यानी जो बेड की ऊंचाई रखी जाती है ना, जैसे आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर, जो बेड ऊंचा उठा हुआ है वो कितना, 30 सेंटीमीटर ऊंचा उसको जो है उठाया हुआ है। या आप ऐसा भी कह सकते हो, जो नाली की गहराई है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर गहरी है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताओ भाई। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है, बेड तैयार कर लिया। देन उसके बाद अगेन उसमें वही सेमी रेशियो में फर्टिलाइजर हम डालेंगे। 100 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जनरली 0.5 रेशियो 0.5 रेशियो के हिसाब से फर्टिलाइजर आपका डाला जाएगा। और उसके बाद क्या है, वही आपकी बीज की बुआई कर दी जाएगी। सीड रेट भी आपका सेम ही रहेगा, है ना, 30। देन इसके अलावा जो है आपका 25, 30 और आपका 50 जो है सीड रेट आप वहां पर ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ डेपोग मेथड के बारे में, मैट नर्सरी सिस्टम के बारे में, यही सीड रेट था ना आपका, कहाँ गया वो? देखो सीड रेट जो है ना, वो आपका वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड भी करता है। 30, 40, 50 था भाई, सॉरी, है ना, 30, 40, 50 जो है आप सीड रेट यहाँ पर ले सकते हो। अब आ जाता है ये डेपोग मेथड या मैट नर्सरी सिस्टम क्या होता है। चलिए इसके बारे में जो है यहाँ पर समझते हैं। सलोनी सैनी, नमस्ते बेटा, है ना। चलिए आप जानते हैं आपका डेपोग मेथड के बारे में, या मैट नर्सरी सेटअप जो है आपका किसे कहा जाता है। मैट का मतलब जानते हो किसे कहते हैं? मैट, योगा किया, योगा, योगा करते हो कभी? तो योगा करने के लिए आप क्या करते हैं, नीचे मैट बिछाते हैं, या आपके जो है पैरदान, जिसे आप कह सकते हो, पैरदान भी बोल सकते हो, है ना। तो मैट का मतलब तो समझ चुके हो तुम क्या होता है। तो इस नर्सरी को हम क्या कहते हैं, मैट नर्सरी सिस्टम भी कहते हैं, या डेपोग मेथड भी कहते हैं। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, ये आपकी सोयल लेस नर्सरी होती है, यानी इसमें हम क्या करते हैं, नर्सरी को ग्रो करते हैं। सोयल लेस नर्सरी का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम करते क्या है, सोयल लेस नर्सरी जो है आपकी होती है। यहाँ पर हम करते क्या है, जो सीमेंटेड फ्लोर होता है, यानी कि आपका फर्श होता है, उस फर्श के ऊपर या तो हम केले के पत्ते को बिछा लेते हैं, या आपका कोई भी तिरपाल यानी पन्नी वगैरह कोई भी बिछा ली जाती है,
या इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसको बिछाते हैं, जैसे केले का पत्ता हम एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, हमने केले का पत्ता बिछाया, उस केले के पत्ते को अच्छे से हल्का सा गीला कर लेते हैं। गीला करने के बाद जो आपके धान के सीड होते हैं, पैडी के सीड होते हैं, उसको पानी में डिप करते हैं। पानी में डिप करने के बाद उसको हल्का सा जर्मिनेट कर लेते हैं ना, जैसे आपने डाइट के रूप में जब जर्मिनेटेड सीड्स खाते हो वैसे जर्मिनेट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या, उस केले के पत्ते के ऊपर उन बीजों को जो है आपका इस तरीके से मोटा मोटा बिछा दिया जाता है। और फिर क्या, आपका हल्का सा इसको ऊपर से ढक देते हैं और प्रॉपर मॉइस्चर बनाकर रखते हैं। और उससे क्या होता है, ये इस तरीके की सीडलिंग तैयार होती है। जैसे आप में से अगर कुछ बच्चे उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मान लो पंजाब या हरियाणा से भी होंगे तब भी चल जाएगा। आपने देखा होगा एक त्योहार होता है, त्योहार का नाम तो मुझे पता नहीं क्या नाम है उस त्योहार का। उसमें क्या करते हैं, जो मटकी होती है, मटकी के अंदर मिट्टी वगैरह भर के उसमें जौ वगैरह उगाते हैं, है ना, इस तरीके की जो है आपकी उगाई जाती है और फिर उसकी पूजा की जाती है। आई डोंट नो त्योहार का नाम क्या है, मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ मैंने ऐसा देखा है। हालांकि उसमें तो हम मिट्टी का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या है, नीचे मैट बिछाई जाती है, यानी कि मैट में केले का पत्ता हो सकता है, पॉलीथीन हो सकती है, या इस तरीके से ट्रे हो सकती है। और उसमें हम क्या करते हैं, बीजों को मोटा मोटा बिछा देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका डेपोग मेथड या मैट नर्सरी सिस्टम जो है इसे कहा जाता है। इसके लिए जनरली जो है खेत की आवश्यकता नहीं है, नर्सरी की आवश्यकता हमें यहाँ पर नहीं है, यानी खेत में उगाने की इसको आवश्यकता नहीं है। इसका फायदा क्या होगा, अब आपने इसको नर्सरी के अंदर उगाया नहीं है, क्योंकि आपने इसको मैट पे बनाया, तो जो नर्सरी को उगाने के लिए, यानी खेत में जब आप उगा रहे तो वहां पर उसके लिए जगह चाहिए थी, वो जगह आपको अब जरूरत नहीं है, वो जगह आपकी बच चुकी है ना। दूसरा फायदा इससे ये होगा कि ये वाली जो सीडलिंग होती है जल्दी तैयार हो जाती है। कितने दिनों में तैयार हो जाती है, वहां पर कितने दिन लग रहे थे, लगभग 21 दिन लग रहे थे, यहाँ पर ये 12 से 14 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। ध्यान से सुनते रहिए, लिखा हुआ सब कुछ है, आपका जो A4 साइज PDF उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सीड रेट की बात कर लेते हैं। इसमें सीड रेट डिफरेंट चाहिए होता है। जो वेट बेड नर्सरी था, ड्राई बेड नर्सरी था, उनमें सीड रेट सेम था, लेकिन यहाँ सीड रेट अलग चाहिए होता है। यहाँ पर अगर सीड रेट की मैं बात करता हूँ, यानी बीज दर की अगर मैं बात करता हूँ, तो सीड रेट यहाँ पर कितना चाहिए होता है आपका, 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से क्या है, यहाँ पर आपकी सीड रेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर क्या है आपका सीड रेट यहाँ पर चाहिए होता है। देन अगर एरिया की बात करूं, है ना, उन मेथड्स के अंदर एरिया कितना चाहिए था, 800 से 1000 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए था, बट यहाँ पर जो है 25 से 30 मीटर स्क्वायर जो है एरिया आपका चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है, 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्या है यहाँ पर आपका एरिया चाहिए होता है। जो सीड रेट हमने वहां पर बात की थी, वहां पर आपका 30, 40, 50 वो आपका चाहिए था पूरे 800 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। यहाँ पर 1.5 से 3 kg जो आपका सीड है वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए है। आपका अगर मैं बात कर रहा हूँ पूरे 1 हेक्टेयर एरिया में, 1 हेक्टेयर एरिया के लिए अगर आपको सीडलिंग तैयार करनी है तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर क्या आपको नर्सरी को लगाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से टोटल सीड आपको कितना चाहिए होगा, बताओ भाई कैलकुलेट करके, है ना। 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 1.5 से 3 kg सीड चाहिए, और आपका 30 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर अगर आपको नर्सरी लगानी है तो कितना बीज चाहिए होगा, बताओ भाई। हाँ बता सकते हैं कितना बीज चाहिए होगा। पोट्रे, नोटन, क्या क्या कह रहे हैं पता नहीं सर। अब नोट्स हैं, इनको पढ़ने के बाद और बुक पढ़नी पड़ेगी क्या, IPS है। सलोनी सैनी, आप अभी सेमेस्टर एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हो ना। सलोनी सैनी सॉरी, मैं भी सैनी हूँ, फिर भी सैनी बोलने में देखो गड़बड़ कर देता हूँ, है ना। हाँ तो ठीक है, नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपके जो नोट्स मैं दे रहा हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दे रहा हूँ, नहीं जरूरत पड़ेगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देखो क्या क्या एग्जाम में आता है, यही चीज एग्जाम में पूछी जाती है आपकी। कितना बीज चाहिए होगा, 1.5 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 15 तिया 75, यानी 75 kg। और आपका अगर 3 को 30 से करोगे तो आपका 90, यानी 75 से 90 kg पर मीटर जो है आपका पर हेक्टेयर जो है आपका लगभग क्या है यहाँ पर सीड की आवश्यकता होती है। 75 से 90 kg क्या है आपका बीज चाहिए होगा, बहुत अच्छा, है ना। 75 से 90 kg सीड की यहाँ पर आवश्यकता होती है।
तो ये जो डेपोग मेथड होता है या फिर आपका मेट नर्सरी सिस्टम होता है, इसके अंदर सीड रेट आपका ज्यादा लगता है, बीज की मात्रा ज्यादा लगती है, यही नुकसान इसका होता है बस। इसमें क्या है, बीज हमें क्या है ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपका जो सीडलिंग है ना, सीडलिंग जो है वो आपकी ट्रांसप्लांटिंग के लिए लगभग जो है 12 से 14 दिन के अंदर क्या है तैयार हो जाती है। यानी 12 से 14 दिन में आपकी तैयार हो जाती है। और वहां पर कितने दिन लग रहे थे, 21 दिन लग रहे थे, उसमें समय ज्यादा लग रहा था। यहाँ पर आप जल्दी नर्सरी तैयार कर सकते हो, 12 से 14 दिन में ही क्या आपकी तैयार आपकी हो जाती है ये नर्सरी बुआई के लिए। नीतीश, देन आपका सलोनी और आकृति, सभी का आंसर सही है। ओम चौहान, आपका भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर देखो सभी स्टूडेंट्स जो है, ये रहा आपका मेट नर्सरी सिस्टम या डेपोक सिस्टम, देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, है ना। इस तरीके से आपकी क्या नर्सरी तैयार की जाती है। तो ये जो मेथड है आपका इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ से, फिलीपींस से इंट्रोड्यूस किया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ये वाला सवाल। देन इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो है आपका फ्लोर के ऊपर जो है आपकी नर्सरी तैयार की जाती है। पॉलीथीन सीट लेते हैं, बनाना की पत्ती लेते हैं, या फिर कंक्रीट फ्लोर के ऊपर भी हम उगा सकते हैं। यहाँ पर अगर सीड रेट और एरिया की बात करता हूँ तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर आपका एरिया चाहिए होता है 1 हेक्टेयर के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सीड रेट आपका 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए होता है आपका, 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से सीड रेट चाहिए होता है। कॉम्पिटिटिव पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट आपका फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो 2.5, 1.5 ये आपका यहाँ पर फर्टिलाइजर की डोज रहती है। 35 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए आपका ये दिया गया है, या फिर आप 30 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए भी मान के चल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो ट्रांसप्लांटिंग यानी ये सीडलिंग आपकी तैयार हो जाती है 12 से 14 दिन के अंदर, क्या सीडलिंग तैयार हो जाती है। और इसमें लगभग क्या 2 से 3 बार लीफ पे जब आपकी पत्ती होती है तब उसको हार्वेस्ट करते हैं। और वहां पर अगर मैं बात करता हूँ तो 4 से 5 पत्ती जब हुई थी तब हमने क्या किया था, उसको उखाड़ा था ट्रांसप्लांटिंग के लिए। यहाँ पर 2 से 3 लीव्स होती है तभी हम उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर उसको मिट्टी तो मिल नहीं रही है कि वही वो अपनी ग्रोथ कर लेगी, है ना। जो कुछ उग रहा है वो पत्ती पे ही उग रहा है, और पत्ती पे वो तभी तक हो सकता है जितनी फूड की मात्रा जो है उसके अंदर स्टोर होगी। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आ जाता है डेपोग मेथड। बहुत बढ़िया, सबसे बेस्ट मेथड आप कह सकते हो, हाँ नर्सरी तैयार करने का बेस्ट कह लो, या फिर कह लो सबसे फास्ट मेथड कह सकते हो आप, है ना। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ सलोनी सैनी, इंडियन राइस रिसर्च, IRRI, हाँ ये कहाँ पर आपका कटक के अंदर है, ठीक है। इसी के बारे में हम कल बात कर रहे थे ना, इंडियन राइस, मैंने आपको बताया नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा था, फिर आई थिंक ये वाला भी बोला था, फिर मैंने जो भी है। तो यहाँ पर देखो कल मैंने आप लोगों को बताया था, एक आपका होता है चलो वहीं पर लिख देता हूँ, है ना, वहीं पर आपका लिख दूंगा जो कल मैंने लिखवाया था वहीं पर लिख दूंगा, ताकि एक साथ उसको आप याद कर सको। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आ जाता है, ये जो आपकी नर्सरी तैयार हमने कर ली है, यानी इन 3 तरीकों से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब नर्सरी तैयार करने के बाद क्या होगा, खेत तैयार करना पड़ेगा जहां पर आपको इसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी है। तो खेत तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। अब ये पडलिंग क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पडलिंग किसे कहते हैं समझते हैं। पडलिंग जो है वो धान के अंदर किया जाता है। इसमें करते क्या है, तो आप सभी बच्चों ने देखा होगा, अभी आजकल खेत में इस तरीके से किया जाता है, यानी कि जो आपके खेत होता है उसके अंदर जो मिट्टी है, सोयल जो है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, पानी भरते हैं, यानी कि वाटर जो है वो आपका क्या कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। उसके बाद क्या है आपका, हम उसके अंदर ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाने का मतलब यानी मैकेनिकल फोर्स हम यूज करते हैं, है ना। मैकेनिकल फोर्स के जरिए हम क्या करते हैं, आपका जो पानी और मिट्टी होती है ना, पानी और मिट्टी होती है उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, यानी मिक्सिंग ऑफ, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सोयल एंड वाटर, यानी कि मिट्टी और पानी होती है उसको अच्छे से क्या है, मिक्स कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर खेत को देख रहे होंगे इस तरीके से। तो ये जनरली क्या है, आपका पडलिंग कहलाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पडलिंग कहते हैं। ये देसी हल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं ना, तो ये आपका क्या है, पडलिंग कहलाता है, जो कि धान के अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर ऐसा करते क्यों है, यानी ऐसा क्यों किया जाता है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, तो चलिए समझते हैं। देखो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको पता है जो धान की फसल होती है,
खेत में हमें पानी भर के रखना पड़ता है, पानी भरा खड़ा रखना पड़ता है। 5 से 10 सेंटीमीटर हम पानी भरा खड़ा रखते हैं। स्टार्टिंग में 2 से ढाई सेंटीमीटर रखा जाता है, बाद में 5 या 10 सेंटीमीटर लगभग क्या है पानी भरा करके रखते हैं फील्ड के अंदर। अगर हमने ऐसे लगातार पडलिंग नहीं किया तो नुकसान क्या होगा, आपका जो पानी है वो खेत के अंदर नहीं रुकेगा, वो सीधा जमीन के अंदर चला जाएगा। तो फिर आप कितना पानी देते फिरोगे खेत के अंदर। हम लगातार इस तरीके से पडलिंग करते हैं तो होता क्या है, सेम डेप्थ पर आपकी पडलिंग की जाती है तो मिट्टी की जो निचली सतह होती है उसमें कठोर लेयर बन जाती है। जैसे अगर आप किसी चीज को सेमी डेप्थ पर बार बार अगर उसके ऊपर रगड़ते हो, जैसे मान लो एक लेना, आपका मिट्टी का सतह है, उसके ऊपर कोई भी आपका चीज ले लेना और उसको सेम डेप्थ पर इस तरीके से रगड़ते रहना, या फिर उस मिट्टी को इस तरीके से सेम डेप्थ पर खुरचते रहना, तो एक टाइम बाद देखोगे नीचे वाली जो मिट्टी होगी वो कठोर लेयर के अंदर बन जाएगी। तो कठोर लेयर के अंदर बन जाएगी तो इससे क्या होगा, पानी आपका नीचे नहीं जा पाएगा। यानी कि पानी का जो नीचे जाता है, पानी आपका मिट्टी की सतह से जब नीचे जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परकोलेशन कहते हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हो वाटर लॉस जो है यहाँ पर आपका नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिड्यूस्ड परकोलेशन। ठीक है, रिड्यूस्ड परकोलेशन, यानी परकोलेशन जो है वो आपका नहीं होगा, वाटर का लॉस जो है यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा, इससे क्या हुआ, जो खरपतवार होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, यानी वीड कंट्रोल में भी क्या है आपका ये मदद करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट तीसरा आपका क्या होता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है आपकी वो जनरली क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कैसे बढ़ती है, तो देखो आपका क्योंकि नीचे कठोर लेयर बन चुकी है तो पानी के साथ घुलकर न्यूट्रिएंट भी नीचे की तरफ नहीं जाते, यानी लीचिंग जो है वो भी आपका यहाँ पर क्या है, रिड्यूस्ड हो जाता है या फिर कह लीजिए रुक जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसका फायदा होता है वो जनरली आपका क्या होता है कि इजी ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आसानी से ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। पौध की स्टेब्लिशमेंट क्या है, आसानी से आपकी हो जाती है, इजी ट्रांसप्लांटिंग। तो ये क्या है, इसके फायदे होते हैं ना, हार्ड लेयर बन जाती है सब सोइल में, बहुत बढ़िया सलोनी सैनी, लीचिंग नहीं होती है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये आपका क्या है, इसका फायदा होता है, यानी इस पर्पज से क्या है, पडलिंग आपकी की जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, खेत को तैयार कर लिया, यानी कि आपका क्या है, जनरली पडलिंग जो है करके हमने खेत को तैयार कर लिया। तो देखो यहाँ पर क्या है, द लैंड इज प्लोड रिपीटेडली 3 to 4 टाइम्स लीविंग 4 days इंटरवल बिटवीन each puddling session. This is done using a country plow, moldboard plow or tractor fitted in a cage wheel in 3 to 5 सेंटीमीटर of standing water. यानी 3 से 5 सेंटीमीटर खेत के अंदर पानी भरा होता है और उसमें हम हल चलाते हैं 3 से 4 बार, और हर एक बार जो 3 से 4 बार हल चलाया तो उसमें क्या है, लगभग 4-4 दिन का गैप रखा जाता है। जैसे आज हमने हल चलाया, ठीक है, मिट्टी को मिक्स किया, फिर 4 दिन का गैप करेंगे, फिर हम आगे चलाएंगे, फिर गैप करेंगे, फिर आगे चलाएंगे। इस तरीके से क्या हम करते हैं। सर नोट्स को लिखे या ओनली पीडीएफ निकलवा लें, देखो क्या नाम है सलोनी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पीडीएफ को प्रिंट आउट करवाना चाहते हो तो पीडीएफ को भी प्रिंट आउट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो आप कर सकते हो। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स अगर आप अपने बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास इतना टाइम है, समय है, तो आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा के और जो आपका हाइलाइटर होता है ना, उस हाइलाइटर से चीजों को हाईलाइट करते रहना। ठीक है, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फास्ट उसको रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका क्या था, पडलिंग इंक्रीज बल्क डेंसिटी, ये तो आपका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा बल्क डेंसिटी के बारे में, फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस जो है आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो जो पडलिंग होता है वो क्या करता है, बल्क डेंसिटी को बढ़ा देता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल जो सोइल होती है उसकी बल्क डेंसिटी 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, कितनी होती है, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है बल्क डेंसिटी। लेकिन जो आपका पडलिंग होता है उसकी वजह से बल्क डेंसिटी आपकी 1.4 से 1.7 तक जो है आपकी हो जाती है ना। हाँ, बहुत अच्छे पढ़ा है आप लोगों ने। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपने पीछे बेसिक अपना पढ़ा हुआ है, तो बहुत आसानी से चीजें आपको समझ आती रहेंगी। देन ऑब्जेक्टिव वो मैंने आपको लिखवाई दी है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, बाकी आपकी फोटो भी यहाँ पर मैंने लगा दी है।
देन अगर बात करते हैं अब ट्रांसप्लांटिंग के बारे में, ठीक है, आपका खेत तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो पौध हमने नर्सरी में तैयार की थी उस पौध को उखाड़ कर लाएंगे और आपका क्या करेंगे, उस पौध को खेत में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका स्पेसिंग क्राइटेरिया, जब पौध को खेत में लगाया जाएगा तो स्पेसिंग यहाँ पर अगर मान लीजिए अर्ली मैच्योर वैरायटी है, यानी ऐसी वैरायटी जो जल्दी मैच्योर हो जाएगी, तो उसमें 20 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्पेस रखा जाएगा। मतलब कि जो रो टू रो डिस्टेंस आपका होगा, रो टू रो डिस्टेंस जो होगा वो आपका 20 सेंटीमीटर होगा। देन आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होगा वो आपका 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर जो है इसको आपका लिखा जाता है, ये स्पेसिंग आपकी रखी जाएगी। अगर मीडियम या लेट मैच्योरिटी है तो उसमें 20 से 15 सेंटीमीटर जो है आपकी स्पेसिंग यहाँ पर रखी जाएगी। ये आपका स्पेसिंग क्राइटेरिया रहेगा। बात क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आपका सीडलिंग पर हिल। देखो, जब हम धान की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही पौधा हम लगाते हैं, कम से कम 2 से 3 पौधे या 4 से 5 पौधे क्या है एक साथ जो है लगाए जाते हैं, है ना। जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही धान का पौधा हम लगाते हैं, 2 से 3 या 4 से 5 पौधे क्या है धान के लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका सीडलिंग पर हिल क्या है, बेट बेड नर्सरी सीडलिंग अगर है, यानी कि जो कि बेट बेड में तैयार की गई है, तो उसके 3 से 4 सीडलिंग जो है पर हिल का मतलब यानी एक साथ हम जो है 3 से 4 सीडलिंग जो है एक साथ में लगाएंगे। देन डेपोग मेथड अगर सीडलिंग है तो उस केस के अंदर 6 से 8 सीडलिंग जो है एक साथ लगाई जाती है। और सलाइन सोइल्स जो है यानी कि लवड़िया मिट्टी के अंदर 4 से 6 सीडलिंग क्या है एक साथ लगाते हैं। तो आप यहाँ पर अलग अलग ना याद रख के आप नॉर्मल याद रखना, अलग अलग याद कितनी करते हो फिरोगे, तो सिंपल सा आप यहाँ पर याद रखना 2 से 3 भी आप कह सकते हो, या फिर 3 से 4 या 4 से 5 कोई भी क्राइटेरिया आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 4 वाला ही क्राइटेरिया हम ले लेते हैं, ये आपका मिडल का आ जाएगा, बीच का आ जाएगा, ठीक है। सर मैंने यूट्यूब से आपकी क्लास पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर में, तब पढ़ाया आपने, हाँ पढ़ाया तो है मैंने वहां पर भी, है ना। आप लोगों ने मुझसे यूट्यूब पे पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पेड पे भी मैंने पढ़ाया, जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर पेड में पढ़ा होगा तो वहां पर मैंने बताया था ये चीजें। अब देखो, मैनेजिंग एज्ड सीडलिंग, यानी ऐसी सीडलिंग जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, जिनको ज्यादा समय हो चुका है, तो उस केस के अंदर हम क्या है 4 से 5 सीडलिंग जो है आपकी लगाते हैं और उनको क्या है एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो है देते हैं, जिससे क्या उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, है ना। तो ये वाला पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर कोई डिटेल में नहीं जाना है, आपको जब क्रॉप प्रोडक्शन लिखोगे तो यहाँ पर सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो धान की फसल होती है उसके अंदर हम एजोला जो वाटर फर्न है उसका इस्तेमाल करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ब्लू ग्रीन इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लू ग्रीन अर्गी या जिसे बीजीए कहते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्या आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो बस इनके नाम याद रखने और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज्यादा डिटेल में जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाता है एजोस्पाइरिलम, तो ये भी क्या है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है करता है, ठीक है। कौन सा, एजोस्पाइरिलम। तो इसको आप रूट ट्रीटमेंट दे सकते हो, यानी कि जो सीडलिंग है उसको इसमें सॉल्यूशन में डुबो के फिर लगा सकते हो खेत में, या सीधा मिट्टी में अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। 3 बायो फर्टिलाइजर मैंने बताए हैं। कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर आपके यहाँ पर हो चुके हैं, तो देखो पडलिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ भी है पडलिंग के बारे में। चलो आप बात करते हैं आपके बायो फर्टिलाइजर के बारे में, ठीक है। तो 1 मिनट मैं इसको जो है पहले यहीं पर लिख देता हूँ, बाद में मैं एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स की अगर मैं बात करता हूँ, बायो फर्टिलाइजर्स आपको कौन कौन से देखने, जस्ट उनके नाम याद रखना, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स यानी जिसे हम क्या कहते हैं जैव उर्वरक कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला बायो फर्टिलाइजर आपका आ जाता है ब्लू ग्रीन अलगी, यानी जिसे हम बीजीए कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। तो एक ये आपका बायो फर्टिलाइजर आ जाता है। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल में लिया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बायो फर्टिलाइजर के अंदर, यानी ये क्या आपका सबसे बेस्ट माना जाता है और सबसे ज्यादा हम इसी को ही इस्तेमाल में जो है आपका लेते हैं। देन इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है एजोला, ठीक है। एजोला जो है एक वाटर फर्न होती है, एक्वेटिक वाटर फर्न है। एजोला क्या है, एक आपकी
एक्वेटिक वाटर फर्न है, यानी जो है पानी में पाई जाने वाली एक फर्न है। ये एजोला जनरली क्या करती है, आपकी ब्लू ग्रीन अलगी की ही एक स्पीसीज होती है, एनाबीना। इस एनाबीना के साथ मिलकर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट कौन सी है, एजोटोबैक्टर। तो इस एजोटोबैक्टर का भी हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बायो फर्टिलाइजर के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूं वेटलैंड राइस, यहां पर ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूं वेटलैंड राइस की, यानी वेटलैंड राइस मतलब जहां पर पानी भरा होता है खेत के अंदर, ठीक है। तो वेटलैंड राइस के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, ब्लू ग्रीन अलगे को लेते हैं, क्योंकि ये पानी में ही ग्रो होती है और ये भी आपकी पानी में ही ग्रो होती है। ये दोनों की दोनों वेटलैंड राइस के अंदर इस्तेमाल में लेते हैं। अगर आपका पानी भराव की स्थिति है तो उस केस के अंदर इनको इस्तेमाल में लेंगे। लेकिन ये जो एजोटोबैक्टर है, इसको हम ड्राई लैंड राइस, ठीक है, जो आपका ड्राई लैंड राइस होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल में लेते हैं। या फिर कह लो अपलैंड राइस, ड्राई लैंड राइस को ही क्या कहते हैं, अपलैंड राइस जो है, वहां पर हम क्या करेंगे, एजोटोबैक्टर को इस्तेमाल करेंगे और इसको हम क्या है, लो लैंड राइस के अंदर जो है इस्तेमाल में लेते हैं। आई होप क्लियर हो चुकी होंगी इतनी बातें, बात समझ में आ चुकी है। तो ये आपका बायो फर्टिलाइजर के बारे में आ चुका है, ठीक है भाई। इतनी सी बातें आप लोगों को अगर आप लिखेंगे एग्जाम के अंदर तो लिख सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर में ये बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं। इन दोनों को हम वेटलैंड राइस में करते हैं, इन दोनों को हम एजोटोबैक्टर को हम ड्राईलैंड राइस में करते हैं, बस इतना बहुत है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत आप लोगों को है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आपका आ जाता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज है 100, 40, 30 दिया जाता है। मीडियम या लॉन्ग ड्यूरेशन की 120, 60, 40 जो है आपका यहाँ पर नाइट्रोजन यानी कि एनपीके दिया जाता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम दिया जाता है। अब देते किस हिसाब से, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फॉस्फोरस और पोटेशियम की पूरी डोज डालते हैं, नाइट्रोजन की हाफ डोज डाली जाती है। बाकी जो 50% नाइट्रोजन बचता है उसको दो डोज में तोड़ते हैं, यानी स्प्लिट डोज करते हैं। 25-25% आपका दो बार जो है उसको डाला जाता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आपका नाइट्रोजन स्प्लिट करते हैं, पर टोटल नाइट्रोजन जो है 100% है। 50% बेसल डोज के रूप में डालेंगे, 50% जो है टीलरिंग के स्टेज पर डाली जाएगी, 50% जो है जब उसमें फूल आएगा तब डालेंगे, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा धान के अंदर एक बीमारी लगती है जिसे हम खैरा डिजीज कहते हैं। उस खैरा डिजीज को रोकने के लिए हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो जिंक से रिलेटेड जो आपके फर्टिलाइजर है, तो उसके अंदर आपका आ जाता है जिंक ऑक्साइड, 1% जिंक ऑक्साइड ये आप डाल सकते हैं। या फिर जिंक सल्फेट जो 25 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या है, आप इसे फील्ड के अंदर डाल सकते हो। इससे जनरली क्या आपका जिंक जो डिजीज है, यानी जो खैरा डिजीज है, वो आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो ये खैरा डिजीज के लिए रोकने के लिए आपकी होती है। बात क्लियर होगी है। अब नेक्स्ट आपका वाटर मैनेजमेंट की बात आ जाती है, पानी की बात आ जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो स्टार्टिंग में, उस समय स्टार्टिंग में 2 सेंटीमीटर पानी आपका रखा जाता है, क्योंकि अगर आपने पानी ज्यादा भर दिया तो जो टिलर्स निकलते हैं, जो कल्ले निकलते हैं, वो आपके नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपका सांस नहीं मिलेगी पौधे को। तो 2 सेंटीमीटर तक पानी आप स्टार्टिंग में रखते हैं, लगभग क्या है 7 दिनों तक जो है ऐसा रखा जाता है। उसके बाद पानी की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर तक क्या पानी की मात्रा को कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है 5 सेंटीमीटर तक पानी की मात्रा को कर देते हैं, और ये आपका वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वानस्पतिक वृद्धि और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ तक क्या है लगातार आपका मेंटेन रखा जाता है। तो ये क्या है पानी का यहाँ पर इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। देन उसके बाद आ जाता है सिंचाई किस किस समय करनी है। तो सिंचाई के लिए आपकी क्रिटिकल स्टेज, ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में ही आपकी जो 3 क्लासें ली थी उसमें डिस्कस कर चुका हूँ क्रिटिकल स्टेज क्या होती है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल स्टेज यानी कि पेनिकल इनिशिएशन, जब आपका फूल निकलता है, इनफ्लोरेसेंस निकलती है वो। बूटिंग स्टेज यानी कि जब क्या आपके कल्ले निकलते हैं वो। हेडिंग स्टेज यानी कि हाँ, हेडिंग स्टेज आपका वही आपका इनफ्लोरेसेंस निकलने वाला हो गया। फ्लोवरिंग स्टेज यानी फूल आपका आएगा। मिल्किंग स्टेज यानी कि जो दाना बनता है वो सॉफ्ट होता है, उसको अगर आप ऐसे फोड़ते हो उसमें दूध की तरह क्या है पदार्थ आपका निकलता है, ठीक है। सर हिंदी में भी पीपीटी दिखाओ। हिंदी में बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये जो आपका A4 साइज नोट्स है, इसके सेम नोट्स आपके नीचे हिंदी में भी दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ, समझ तो आप लोगों को आ ही रहा है ना सारी चीजें। सलोनी सैनी, समझ तो आ रहा है ना बेटा। बाकी देखो जो चीजें मैं यहाँ पर हाथ से लिख रहा हूँ वो मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बताता जा रहा हूँ। इसको मैंने बता ही दिया था कि जैव उर्वरक कहते हैं। बाकी अगर लिखा हुआ ऑलरेडी जो आपका आया हुआ है
वो दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, है ना। और जो आपके वो नोट्स हैं वो भी आपके दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। तो समझ लो, पढ़ लेना आराम से, है ना। वो जो आपकी पीडीएफ है इसके अंदर नीचे नोट्स हिंदी में दिए गए हैं। दोनों को मैंने मिक्स इसलिए नहीं किया है आपके लिए। क्यों नहीं किया है? अगर मान लो मैं इसी चीज को यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखता, तो जैसे मान लो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो प्रिंट आउट निकलवाते तो उन्हें भी ज्यादा पेज निकलवाने पड़ते। अब जैसे आप हो सलोनी, अभी आपको मान लो इंग्लिश या हिंदी में से कोई सी भी एक प्रिंट आउट निकलवाना है भाई, या तो आप हिंदी में पढ़ रहे होंगे या इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे, तो एक प्रिंट आउट निकलवाओगे। अगर मैं कंबाइन कर देता तो नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो जाते, जिससे आपका जो है प्रिंट आउट का खर्चा ज्यादा होता। तो इसीलिए मैंने सेपरेट सेपरेट रखा है। आपको इंग्लिश वाला चाहिए इंग्लिश वाला प्रिंट आउट निकलवा लो, हिंदी वाला चाहिए हिंदी वाला निकलवा लो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो वीड मैनेजमेंट की बात आ जाती है। तो खरपतवार प्रबंधन के अंदर आप नॉर्मली अपनी तरफ से लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही लैंग्वेज लिखनी है। आप लिख सकते हैं खरपतवार प्रबंधन के लिए भाई स्टार्टिंग में आप 20 से 30 दिन के बाद जो है आप वहां पर क्या है खरपतवार प्रबंधन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन है 20 से 30 दिन के बाद देखने को मिलता है जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज के अंदर। लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज के अंदर 30 से 40 दिन के बाद देखने को मिलता है। आप यहाँ पर उनका प्रबंधन मैनेजमेंट जो है करना शुरू कर देंगे। वही आपके फिजिकल मैकेनिकल मेथड जो है डिफरेंट आपके, जैसे देखिएगा आप यहाँ पर कल्चरल प्रैक्टिसेस बताई थी आपको, मैकेनिकल प्रैक्टिसेस बताई थी। देन इसके अलावा जो है आपका वाटर मैनेजमेंट यानी कि जो है आपका फ्लडिंग कंडीशन जो है, अगर मैं वाटर मैनेजमेंट की बात करता हूँ यानी मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लडिंग 6 से 8 सप्ताह तक आपको क्या है यहाँ पर जो है अगर पानी भराव वाली स्थिति है तो उस केस के अंदर आपको क्या है 6 से 8 सप्ताह तक पानी भरा रखना है। और वहां पर क्या है आपकी जो है ऑटोमेटिक जो मतलब कि जो लो लैंड राइस होता है या जहां पर पानी भरा होता है खेत में, वहां पर क्या है आपका खरपतवार जनरली नहीं उगते हैं। वहां पर हम एक मेथड इस्तेमाल में लेते हैं जिसके बारे में मैंने कल भी आपको जिक्र में लाया था आपके सामने। वो आपका होता है ब्यूसनिंग मेथड, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये आपका ब्यूसनिंग मेथड होता है। इस ब्यूसनिंग मेथड के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, जो ये खेत आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी जो यंग क्रॉप्स है, ठीक है, ये आपकी यंग क्रॉप है। कितनी यंग क्रॉप्स होगी, तो लगभग आपकी लगा लीजिए 4 से 6 सप्ताह की, ठीक है। 4 to 6 वीक्स जो है आपकी पुरानी ये फसल होगी। इस फसल के अंदर क्या किया जाता है आपका क्रॉस प्लोइंग की जाती है। क्या करते हैं इसके अंदर, क्रॉस प्लोइंग जो है इसके अंदर करते हैं। क्रॉस प्लोइंग का मतलब यानी जो इसके हाथ में यंत्र आप देख रहे हैं या जो देसी हल होता है उसकी मदद से उसको ऐसे और ऐसे करके चलाते हैं, जिससे जनरली क्या होती है जो सोयल होती है वो क्या होती है आपकी डिस्टर्ब होती है और पानी भी आपका डिस्टर्ब होता है। तो हवा के अंदर ये यानी कि इससे खेत में क्या होता है प्रॉपर एरेशन, जो आपका हवा का आवागमन है वो आपका बना रहता है। देन इसके साथ ही साथ वीड कंट्रोल यानी जो खरपतवार उगते हैं पानी के अंदर वो भी आपके क्या खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं। जो आपकी ये ब्यूसनिंग की जाती है उस समय खेत के अंदर जो पानी खड़ा रखा जाता है 5 से 10 सेंटीमीटर क्या है पानी आपका खड़ा रखना होता है, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर उसमें क्या है आपका ब्यूसनिंग को किया जाता है। स्टैंडिंग वाटर यानी खड़ा पानी जो होता है उसमें हम क्या करते हैं ब्यूसनिंग को करते हैं। और इसे जनरली क्या है आपका एक या फिर जो है 2 बार, एक या 2 टाइम्स यानी 1 और 2 टाइम्स क्या है इसे आपका किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पानी की स्थिति में जो है खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ है यहाँ पर सब कुछ जो मैंने आप लोगों को बताया है। क्लियर हो चुका है सभी को? सर टेलीग्राम बैन, हाँ सलोनी अभी क्या है जो आपका एग्जाम चल रहा है नीट का उस वजह से हुआ है। 22 तारीख तक बैन है, उसके बाद ओपन हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर रहे थे आपके वाटर मैनेजमेंट की बात, यानी वीडिंग की बात हो चुकी है। मैनुअली या केमिकल मेथड से आप वीड कंट्रोल कर सकते हो, इसमें आप अपने पॉइंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है प्लांट प्रोटेक्शन की बात, यानी फसल के अंदर आपके कीड़े भी लगेंगे बीमारियां भी लगेंगी। तो यहाँ पर देखो आपको सिर्फ कितना याद रखना है, इन बीमारियों के या इंसेक्ट के नाम याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले इंसेक्ट जो लगते हैं, येलो स्टेम बोरर लगता है आपका धान के अंदर। येलो स्टेम बोरर क्या करता है, नाम ही आपका देखो स्टेम बोरर। स्टेम बोरर मतलब तने के अंदर जाए, इसे हम हिंदी में कहते हैं तना भेदक। और आपका येलो मतलब पीला तना भेदक होता है, यानी पीले रंग का ये कीड़ा होता है, तने में पाया जाता है, ये तने के अंदर सुराख करके उसको खत्म कर देता है, ठीक है। तो येलो स्टेम बोरर जो है आपका होता है। दूसरा ब्राउन प्लांट होपर। ये ब्राउन प्लांट जो होपर जो होता है, ये हालांकि आप एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट अलग से पढ़ोगे, वहां पर इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे।
फिलहाल यहाँ पर जस्ट इनके नाम याद रखने हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर क्या होता है, जैसे आपने टिड्डा देखा हुआ, टिड्डा वही आपका है, ये भूरे रंग का टिड्डा होता है। देन राइस गोल मिज, ये भी आपका एक इंसेक्ट होता है जो कि आपका जो है पत्तियों से जूस को क्या करता है, आपका पीता है। नेक्स्ट है लीफ फोल्डर। लीफ फोल्डर मतलब ये ऐसा इंसेक्ट है जो धान की पत्ती को फोल्ड कर देता है, लीफ को फोल्ड कर देता है और उसके अंदर क्या अपना घर वगैरह बनाता है। हाँ, ग्रास हॉपर अलग होता है ना, ये आपका जो है ब्राउन जो है कलर का होता है। ग्रास हॉपर जो है आपके एक तो हरा रंग का वाला होता है, ये ब्राउन वाला है ना, ब्राउन रंग का होता है। नेक्स्ट मेजर डिजीज की बात कर लेते हैं, तो राइस ब्लास्ट हो गया, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो गया, इसके अलावा सीथ ब्लाइट हो गया, खैरा डिजीज होगी, ये आपकी मेजर डिजीज आ जाती है। अगेन बस इनके नाम याद रखो, ज्यादा नहीं याद करना है, क्योंकि आपको क्रॉप प्रोडक्शन लिखोगे तो कितने लिखोगे आप, है ना, तो सिर्फ नाम याद करना है। आपके इनको पढ़ने के लिए स्पेशल अलग सब्जेक्ट बनाया गया एंटोमोलॉजी, वहां पर हम इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की बात करेंगे। अब क्या आपकी फसल जो है पक के तैयार हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, दाना जो है वो टाइट हो जाएगा। लगभग 15 से 20% आपका जब मॉइस्चर रह जाएगा, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, तो उस समय क्या करते हैं, हम फसल को काट लेते हैं। फसल को काटने के बाद क्या किया जाएगा, उससे बीज को यानी धान को अलग किया जाएगा और उसको सुखाया जाएगा। लगभग 10 से 12% मॉइस्चर तक हम उसको सुखाते हैं और उसके बाद क्या है, फिर वो आपका मील में भेजा जाता है, उससे फिर चावल को निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे यानी कि हार्वेस्टिंग जो है, हार्वेस्ट प्रॉपर्ली एट जो है प्रिवेंट ग्रेन शेडिंग स्कैटरिंग लॉजिक, यानी कि अगर आपको क्या यहाँ पर सिंपल सी बात ये कही है, हार्वेस्टिंग हमें सही समय पर करनी चाहिए। आप किसी भी फसल का उत्पादन लिखते हो तो आप ये लाइनें लिख सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हार्वेस्टिंग हमेशा सही समय पर करनी चाहिए। अगर हम देर से हार्वेस्टिंग करते हैं या जल्दी करते हैं, अगर हमने जल्दी हार्वेस्टिंग कर ली तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा और जिससे क्या है, आप उसको बाद में सुखाओगे तो सुखाने से क्या है, उसमें नमी निकल जाएगी, तो जो उत्पादन है वो आपको कम मिलेगा, क्योंकि बीज हल्का हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अगर आपने देरी से हार्वेस्टिंग की तो बीज आपका खेत में ही झड़ जाएगा, जिससे भी आपका क्या है, लॉस होगा, या जो पक्षी होंगे वो बीज को खा जाएंगे, उससे भी आपका लॉस होगा। तो सही समय पर हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। हार्वेस्टिंग करते समय जो दाना है उसके अंदर आपका 15 से 20, मैंने बताया, यहाँ पर 18 से 20 लिखा हुआ है, चल जाएगा, 15 से 20 भी कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 20 आपका मॉइस्चर होता है, उस समय उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। हार्वेस्टिंग के बाद उसकी थ्रेसिंग की जाएगी। थ्रेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें तने को अलग कर दिया जाता है, बीज को अलग कर दिया जाता है। थ्रेसिंग करने के बाद उसको सुखाएंगे, 18 से 20% से मॉइस्चर से उसे 12 से 14 या 10 से 12% मॉइस्चर पर लेकर आया जाएगा और उसके बाद क्या है, उसको मील के अंदर भेजा जाएगा। माइलिंग और हलिंग की जाएगी। माइलिंग और हलिंग के अंदर क्या करते हैं, यानी जो छिलका होता है उस छिलके को हटाते हैं और उसको पॉलिश करते हैं और सफेद चावल जो है आपके सामने जो खाते हो वो निकल कर आ जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका यहाँ पर ओवरऑल जो है एक तरीके से कह लीजिए धान को हार्वेस्ट किया जाता है। अब आ जाता है उत्पादन, यानी यील्ड आपको कितना मिलता है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी है, वहां पर आपका 50 से 60 क्विंटल उत्पादन देखने को मिलता है। हाइब्रिड राइस के अंदर 70 से 80 क्विंटल देखने को मिलता है। नॉर्मली जो रेनफेड या अपलैंड रहता है वहां पर आपका 20 से 30 क्विंटल यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपको क्या है, उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर आपकी धान की फसल की जो खेती है कंप्लीट होती है। हिंदी वाले स्टूडेंट देखो सेम चीज आपकी यहाँ पर हिंदी में नीचे सारी चीजें आपकी दी गई हैं, ठीक है, तो ये आपको हिंदी में मिल जाएगा। सलोनी सर इसके पीवाईक्यूज पेपर भी चाहिए, सलोनी करवा पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी कुछ क्लासेस तो होने दो भाई, कुछ टॉपिक्स तो आपके हो जाए, है ना। फंडामेंटल ऑफ निमेटोलॉजी का क्लास होगा का सर, मेरा इस सेमेस्टर में है। नीतीश कुमार, फंडामेंटल ऑफ निमेटोलॉजी आपका 3rd सेमेस्टर के अंदर ऐड किया गया, उसकी क्लासेस चलेंगी। कब चलेंगी उसके लिए आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको पता होगा संदीप सावंत सर के बारे में, संदीप सावंत सर को टैग कर देना उस टेलीग्राम ग्रुप में। फिलहाल तो टेलीग्राम बंद है अभी, 22 तारीख के बाद आप वहां पर टैग कर देना, वो आपको बता देंगे कब क्लासेस चलेंगी, क्योंकि क्लासेस किस सब्जेक्ट की कब चलनी है वो वही देखते हैं। मेरा काम पढ़ाने का और मैं एग्रोनॉमी सोयल साइंस और जो भी आपके सब्जेक्ट 3rd सेमेस्टर में जो आपको पढ़ाऊंगा, एग्रोनॉमी या सोयल साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या नाम है यहाँ पर आपका, नीतीश कुमार। डन है भाई, सभी को इतनी बातें समझ में आ चुकी है। देखो
अरे लास्ट हमने उत्पादन पढ़ा, ये देखो आपका उत्पादन। डन है भाई सभी को? बताओ। बाकी ये वाली पीडीएफ भी मैं आज आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। कल तो मैंने नहीं की थी क्योंकि अधूरी थी, आज आपकी पूरी हो चुकी है, तो ये वाली भी अपलोड कर दूंगा। अब देखो कल जो है हमारा वीरवार है, तो आज या आपकी बुधवार तक ये 3 दिन ये चलता है सब्जेक्ट। अब 3 दिन आपका नेचुरल फार्मिंग चलेगा। जिन भी स्टूडेंट्स के पास नेचुरल फार्मिंग सब्जेक्ट है वो कल क्लास अटेंड कर सकते हैं, परसों भी और उससे अगले दिन भी, यानी वीरवार, शुक्रवार और शनिवार आपका ये सब्जेक्ट नेचुरल फार्मिंग आप पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इसको अब हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो मंडे आपकी नेक्स्ट क्रॉप आई थिंक मक्का है, मेज के बारे में हम पढ़ेंगे आपका, ठीक है। सलोनी सैनी, थैंक यू सो मच। चलिए अब बाकी अपना ध्यान रखना और इसको रिवाइज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी टेबल मैंने दी थी आपको, उस टेबल को एक साथ बना लेना और पढ़ते रहना। तो ये हमारी पेड क्लास का डेमो था। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहां पर दिए जाएंगे क्लास नोट्स और आपके A4 साइज नोट्स। A4 साइज नोट्स की मैं झलक आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। जैसे देखिए ये आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेज क्रॉप है, इसके ये A4 साइज नोट्स हैं, दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहां पर जो बेसिक इंट्रो है क्रॉप का वो दिया हुआ है प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट। देन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यहां पर देखेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। ग्लोबल इकोनॉमी, क्वीन ऑफ सीरियल्स, देन आपका क्यूलिनरी यूजेस, देन आपका फीड इंडस्ट्री, फोडर एंड साइलेज, देन आपका वैल्यू एडेड इंडस्ट्री प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मेज का क्लासिफिकेशन यहां पर दिया हुआ है, उसी को टेबुलर फॉर्म में भी यहां पर दिया हुआ है ताकि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सको। देन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है। वैरायटीज, जो भी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं वो आपके बताइए। एक चीज बता देता हूं, ये जो A4 साइज नोट्स है ना, ये आपके अभी सेमेस्टर एग्जाम में भी काम आएंगे और आगे एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वैरायटीज आपकी हो चुकी हैं। देन उसके अलावा जो भी आपकी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस रहती है उन सभी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है पॉइंट टू पॉइंट नीचे, चाहे लाइक आपका वाटर मैनेजमेंट हो गया, वीड मैनेजमेंट हो गया, मेजर डिजीज होगी, देन आपका इंसेक्ट्स आपके हो गए, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हार्वेस्टिंग की बात आ गई, देन आपका इल्ड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक आपके कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आगे आपको इन फ्यूचर काम आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, वो चीजें भी देखिए यहाँ पर आपकी मेंशन की गई हैं। अब सेम नोट्स यही आपके हिंदी मीडियम में भी नीचे दिए गए हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले कंटेंट को प्रिंट आउट करके डाउनलोड करवा सकते हैं। इन नोट्स के बाद आपको कोई सेपरेट बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई सेपरेट जो है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सफिशिएंट है, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो ये नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो टोटल आपको 20 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट्स मेंशन है। जिनके आगे रिकॉर्डेड लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड दिए जा रहे हैं, और जिनके आगे टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं वो सब्जेक्ट्स आपके लाइव आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, बाद में अपने सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के साथ मैच कर लेना कि कितने सब्जेक्ट्स आपके मैच हो रहे हैं। ये सब्जेक्ट्स आपके ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके थर्ड सेमेस्टर में नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग सब्जेक्ट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर अलग सब्जेक्ट है। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, 5 से 6 सब्जेक्ट जो भी आपके यूनिवर्सिटी के अंदर है वो इनसे मैच होंगे, और मैच होने के बाद आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर 19 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट और एडिशनल इसके अंदर एड ऑन किया गया है, तो टोटल 20 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। कैसे एनरोल करना है, तो एनरोल करने के लिए सिंपली आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और उसके बाद एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी में जाना है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, देखो आप जनरली क्या जाएंगे, क्रोम पर जाएंगे, क्रोम पर आपको जाना है और यहां पर अड्डा 24/7 सर्च करना है। पहली वेबसाइट पर जब जाओगे ऑल कोर्सेज में जाना,
और यहाँ पर फिर आपको एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ये रहा। इसी तरीके से ऐप में एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। देन जाना आपको एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम वाली कैटेगरी में। ऐप में आपको जो एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपको नीचे 4 ऑप्शन नजर आएंगे इस तरीके से, उसमें एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम सेलेक्ट करना। और ये रहा आपका देखिए बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर, और यहाँ पर आपको ये कंप्लीट बैच नजर आ जाएगा। ये सेकंड सेमेस्टर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, उनकी जरूरत है नहीं आपको, ये थर्ड सेमेस्टर है। तो इसमें जाओगे आप, यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है मोर ऑफर पर। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। लाइक जैसे सबसे पहले फैकल्टीज की बात करूं, कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है, तो ये सारी फैकल्टीज आपको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी। देन उसके बाद स्टडी प्लान की, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट कवर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर कवर है। तो ये देखिए टोटल आपकी सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, आप अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ स्टडी प्लान की, स्टडी प्लान पे आप जाना, यहाँ पर आपका कंप्लीट जो लाइव चल रहे हैं, जो लाइव आपके चल रहे हैं उनका स्टडी प्लान है। जो रिकॉर्डेड है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से रिकॉर्डेड है, वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और सेम यही क्वालिटी यही चीजें आपको वहां पर दी जाएंगी। तो अब एनरोल कैसे करना है, देखो आपको जाना है मोर ऑफर पर। ये जो बैच आपको नजर आ रहा है इसमें नीचे मोर ऑफर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है Y1021। जैसे ही आप Y1021 कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ऐप के अंदर देखिए आप इस तरीके से एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स जो है लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ पर चेक कर लेना एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर, इसे व्यू ऑल पे करना और यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर नजर आएगा, वहां पर आपको थर्ड सेमेस्टर नजर आ जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको Y1021 यूज करना है, प्लस आपको कॉइन्स यूज करना है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाए एनरोल करें और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, एडमिशन इंक्वायरी है, तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बाकी इस क्लास के नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बाय अमन सर, लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। एडमिशन इंक्वायरी नंबर एंड बैच का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हम सेशन को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट।